आज पाकिस्तान के टेलीविज़न की एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी आमिर लियाकत हुसैन, जो कि अपने मजहबी शोज़ और जो रमज़ान ट्रांसमिशंस और मुतनाज़ा उनके जो शख्सियत के रूप थे उनकी वजह से जाने जाते थे, आज अपने जो घर है उसमें मुर्दा पाए गए और उनको अस्पताल जब ले जाया गया तो इस बात की हॉस्पिटल ने तस्दीक की कि वो जो है जब उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया तो वो मुर्दा हालत में थे। कैसे उनकी मौत हुई अभी तक सब इसका जवाब ढूंढ रहे हैं और उसकी वजह ये भी है कि शायद जो उनकी इमीडिएट फैमिली या दोस्त हैं वो पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे और वो कह रहे हैं कि शायद अच्छा, जो अभी पोस्टमार्टम की जो बात है तो अभी जो इतला है हमारे पास वो ये है कि जब तक इनके बेटे वापस नहीं आते तो वही परमिशन देंगे। इनकी जो बेटी है, बड़ी बेटी है, उसने तो अभी कहा है कि कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा और पुलिस से राय के मुताबिक पुलिस को शायद एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करने की भी उन्होंने इजाज़त नहीं दी। देखें, बड़ी स्पेकुलेशंस हैं, सही है, और ये चलती रहेंगी। आपको पता है कि किस तरह लोग फिर इस बात से बात निकालते हैं। ये एक मिनट के लिए इसको हम साइड पर रखते हैं तो थोड़ा बात करते हैं आमिर लियाकत खुद के बारे में। हर शोबे में कामयाबी हासिल की थी, ठीक है। अब 2002 में शायद सियासत में एंट्री की थी, MNA बने थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ। फिर शौकत अजीज़ की कैबिना में मिनिस्टर ऑफ स्टेट अफेयर्स भी रहे थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रिलीजियस अफेयर्स, मेरा ख्याल है रिलीजियस अफेयर्स जी। फिर इस्तीफ़ा दिया क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई थी 2007 में लाल मस्जिद की, और फिर सलमान रुश्दी भी बात की थी, लेकिन फिर और उसके बाद 1 साल बाद फिर MQM से उनको एक्सपेल किया गया था। फिर वो वापस आए थे और अगस्त 2016 में MQM के जो सरबराह की स्पीच के बाद ये भी उनमें से थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। और फिर उसके बाद कहा कि जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर मार्च 2018 में PTI में शमूलियत हासिल की और मुंतखब हुए। और फिर जैसे हमें पता है हाल में ही जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो फिर उन्होंने सपोर्ट नहीं की। ये तो है उनकी सियासी करियर। फिर आपको पता है कि आलम ऑनलाइन ऐसा नहीं चलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर मुख्तलिफ रमज़ान ट्रांसमिशन जब वो ARY में गए थे या जियो में भी, तो एक आपको याद होगा एक उसमें वो हुआ था जब वो बच्चे को अडॉप्शन का वो हुआ था, तब उस वक्त पहला हंगामा वो खड़ा हुआ था कि ये एक ऐसी टेलीविज़न पर्सनालिटी हैं जो बच्चे बेसिकली बेच रहे हैं इस तरह करके, मतलब अडॉप्शन के। लेकिन बाकी जो उनकी मुतनाज़ा शख्सियत थी वो दीन के हवाले से कुछ फ़िरका वारियत ले लें, उसमें कुछ ऐसे दूसरों के अकीदों को टारगेट करने का, जुनैद जमशेद को स्पेसिफिकली अगर बात करें, देखिए जो मुकाम, शोहरत और प्लेटफॉर्म आमिर लियाकत भाई को मिला था वो बहुत कम लोगों को के नसीब में होता है। I mean, इतना फेम, और मतलब आइडल वर्शिप एक छोटा लफ्ज़ होगा, जो जितना प्यार लोगों ने उनको दिया था एक वक्त पर। अभी मैं अभी पढ़ा था कि और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो आइकॉन थे और ख़ुद भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड के थे, तो एक सक्सेस स्टोरी थी जैसे आपने कम ही ऐसी मिसालें दी। और रमज़ान ट्रांसमिशन के तो कोई ऐसी नज़ीर ही नहीं थी, और जब आप ऐसी पीक पर होते हैं ना। लेकिन अब जैसे अभी मैं पढ़ा था कि एक शख्स की नानी जान ने उनको कॉल की आमिर ऑनलाइन पे, और जब उनके बात हुई ना तो वो 20 मिनट आधे घंटे के लिए रोती रही कि मेरी आमिर लियाकत से बात हुई। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक बोझ भी है इस तरह का प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये भी नशे से कम नहीं होता। इनफैक्ट इससे ज़्यादा बड़ा मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में कोई नशा नहीं होगा। और बहुत टेम्पटेशन फिर होती है कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, मिसयूज़ करें, और बल्कि अब्यूज़ करें। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, अफसोस भी है कि वो गुज़र गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बहुत बार उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मिसयूज़ भी किया। आपने जिक्र किया जुनैद जमशेद का। जुनैद जमशेद पर लिटरली गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया था। उनकी वालदा
के बारे में भी कुछ ऐसी बातें की थी जो अगेन मैं दोहरा नहीं सकता। ये 2008 में वो अपने आलम ऑनलाइन वाले शो में, जो उसने आपने अभी इशारा किया था उस तरफ, अहमदी कम्युनिटी के बारे में कहा था कि जी ये वाजिबुल कत्ल है। उसके ठीक 18 घंटे बाद एक अहमदी डॉक्टर को कत्ल किया गया था। लिंक है नहीं है मुझे नहीं पता, खैर जिम्मेदाराना बात थी। उसी साल दिसंबर में दोबारा ऐसा ही हुआ कि एक और शो में कहा कि जी ये पाकिस्तान के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। अगेन उसी हफ्ते एक और टारगेटेड किलिंग होती है। ये तो होगी। फिर जब बोल का करियर शुरू होता है और ऐसा नहीं चलेगा शो इनका चलता है, तो आम बाकायदा पूरी इदारों पर लोगों पर और पूरे चैनल्स पर भी ना सिर्फ गद्दारी बल्कि गुस्ताखी के भी बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। ये बात इस हद तक पहुंच गई थी कि मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं जो उसी चैनल में प्रोड्यूसर थे जिनको ये टारगेट कर रहे थे। और आपको पता है उन दिनों में तो हर दूसरे दिन ट्रेंड चल रही होती थी ना, ये गद्दार वो गद्दार, बड़े गद्दार खेलते थे उन दिनों में। आज भी खेलते हैं लेकिन उन दिनों में थोड़ा ज़्यादा ही था, तेज़ी थी मंडी में। तो वो गए अपने बेटी के स्कूल और बेटी के स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड उनको कहती है कि जी आप उसी चैनल में काम करते हैं ना, नीले पीले में। उसने कहा कि जी आमिर लियाकत तो कहता है कि आप लोग गुस्ताखे रसूल हैं। अब आप सोचें कि आपकी बेटी के स्कूल का गार्ड बंदूक हाथ में आपसे ये सवाल कर रहा है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मतलब ऑफिस जाने से डरते थे, क्योंकि आपको पता है कि इस मुल्क में गुस्ताखी का इल्ज़ाम आप किसी पर लगाएं तो ये सजाए मौत है, और मौत कहीं से भी आ सकती है। आपके स्टाफर आपको कत्ल कर सकते हैं, आपके ड्राइवर आपको कत्ल कर सकते हैं, आपके मुलाजमीन आपको कत्ल कर सकते हैं। फिर आपको याद होगा कि जब वो ब्लॉगर्स का इशू हुआ था, जब ब्लॉगर्स को अगवा किया गया था, मारा पीटा गया था, तो ये आए थे उसको जस्टिफाई करने, और उसके दौरान जिब्रान नासिर पर भी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए थे। बहुत हमारे जो साथी हैं, मैं उन सब का नाम नहीं ले सकता, ना ही लेना चाह रहा हूँ, उन पर भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे, और कुछ ख़वातीन पर भी इल्ज़ाम लगाए थे, और बाकायदा लिटरली ये कहा गया था कि वो प्रॉस्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। और बाद में फिर ज़ाहिर है कि पैमरा के नोटिस भी आए, लेकिन पैमरा इसमें बिल्कुल ही हेल्पलेस था, और आप अच्छी तरह से जानते हैं ये क्यों था। अब सारा आलम ने इस पर बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बात भी की है। बैन्स लगे, लेकिन फाइनली फिर जब वो कोर्ट में गए तो फिर कुछ इन लोगों में से माफ़ी भी मांगी और कुछ ने माफ़ कर भी दिया। अब इनकी जो अभी जो पिछले माह से 2 महीनों में जो हुआ है, उनकी पर्सनल लाइफ में मैं बात नहीं करना चाह रहा। आप इनकी डिटीरियोरेशन देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, इनकी ट्वीट्स पढ़ लें। और हम सब हंसते थे, लोग तनकीद भी करते थे, मजाक भी करते थे। हो सकता है कि हमने भी हेल्प किया है उस नेज तक पहुंचने में, या हो सकता है कि जब वो उस स्टेट में थे और डिप्रेशन में भी थे, और आपको पता है ड्रग यूज़ भी थी, और ये चीज़ें एक दूसरे को फिर मज़ीद ख़राब करती हैं ना, हो सकता है कि ये सारी बातें उनके जहन में वापस आती थी कि मेरे से गलत हुआ है, मैंने गलत किया है। सबक इसमें यह है कि अगर आपको अल्लाह में इज़्ज़त दे तो उसका फिर सही इस्तेमाल करें, अपने प्लेटफॉर्म आपको मिले तो किसी के भले के लिए इस्तेमाल करें। वो सर जी ये आपको मालूम है कि एक मुस्लिम लीगी सियासतदान थे शेख लियाकत हुसैन, उनके साहबजादे थे। बेसिकली ये 2 भाई थे। बड़े भाई जो हैं वो आलिम दीन बनना चाहते थे, लेकिन फिर वो कंट्रोवर्सीज़ और फिर वो दीगर मसाइल पैदा हो गए। वालिदा भी इनकी मशहूर थी, जर्नलिस्ट थी, और मुस्लिम लीगी की ख़वातीन की सियासत में भी उन्होंने एक ख़ास हद तक हिस्सा लिया, महमूदा सुल्ताना साहिबा। और इनके जो नाना थे सरदार अली साबरी, वो अपने वक्त के मशहूर सहाफ़ी थे, अमीर खलील रहमान के जो करीबी लोग थे उनमें शामिल थे। ये इनका ख़ानदानी बैकग्राउंड है। अच्छा, मसला ये है कि ये नो डाउट अबाउट इट कि आमिर लियाकत हुसैन वॉज अ टैलेंटेड पर्सन, ज़बान पे दस्तरस था, सलाहियत थी, मौका शनास थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे।
अच्छा, ये तो हो गई उनकी सलाहियत, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो शायद उनमें नहीं थी। मसलन बड़ा आदमी बनने के लिए जिस तरह का सब्र और जिस तरह की स्ट्रगल दरकार होती है और जिस तरह वक्त को देख के हर चीज़ की जाती है, वो बहुत जल्दी में थे। वो डिसाइड नहीं कर पाए, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद, कि आखिर वो ज़िंदगी में ख़त्मी तौर पे क्या करना चाहते हैं। क्या वो एक सरकर्दा मजहबी स्कॉलर बनना चाहते हैं, क्या वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, क्या वो शोमैन बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, सब्र और मेहनत, और हर वक्त बाहर के लोगों के बारे में ये सोचना कि मैं ख़बरों में रहूं चाहे नौयत कुछ भी हो, तो उसकी वजह से आदमी को अपना जो नेचुरल टैलेंट है ना इस्तेमाल करने का पूरी तरह मौका मिलता है, ना ध्यान देने का मौका मिलता है, ना ख़ुद को दरियाफ़्त करने का मौका मिलता है कि मैं असल में कौन हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ। हालांकि वो रॉ टैलेंट उनमें पूरी तरह मौजूद था। तो इसकी वजह से आप ये देखें कि उन्होंने हर फील्ड आजमाने की कोशिश की। मसलन वो आलिम ऑनलाइन से शुरू हुए और इब्तदा में ज़ाहिर है कि लोग एक सीरियस प्लेटफॉर्म था और सीरियस अंदाज में उनकी बातें सुनते थे। फिर यकायक उनके जहन में कोई टाइम लाइन होगी और एक ख़ास लेवल पे पहुंचने की कोई टारगेट होगा। वो अगर पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद फिर वो पॉपुलर शोज़ की तरफ आ गए और वहाँ उन्होंने जो किया वो आप तफसील से बता चुके हैं। फिर उन्होंने कॉलम निगारी शुरू कर दी। फिर वो सियासत में तबाह आजमाई की कि हो सकता है इसके ज़रिए वो उस लेवल तक पहुंच सके जो उन्होंने अपने लिए मुतय्यन किया था। तो वो MQM में रहते हैं, वज़ीर ममलिकत बनते हैं मुशर्रफ दौर में, फिर MQM से निकल जाते हैं, फिर PTI में चले जाते हैं, फिर PTI से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर वो TV के जो प्रोग्राम्स थे, फिर आपने उनकी तरफ इशारा किया कि ख़बरों में रहने की जो होड़ है उसमें उन्होंने जो अपने जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स थे, या चूँकि तय नहीं था कि वो क्या करना चाहते हैं, तो वहाँ भी उन्होंने कंट्रोवर्सीज जनरेट की। नो डाउट अबाउट इट कि 51 साल की उम्र में पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग गुज़रे हैं जिन्होंने 3-4 शोबों में तबाह आजमाई की कोशिश की, नाकाम रहे मेरे हिसाब से, इसलिए कि किसी एक शोबे के साथ स्पेशलाइज तरीके से उनका नाम नहीं लिया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन्हें अगर कहूँ कि वो कौन थे, तो वो एक शोमैन थे जिनकी जो रूह बेचैन थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि अपने टैलेंट को बिलाखिर किस रास्ते पे लेके जाए।